हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं गैसिंग पेपर की 500 प्लस क्वेश्चन के साथ सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा। चलिए देर नहीं करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ दिया हुआ है बाल विकास की गति। बाल विकास की गति कैसी होती है ये बताना है। एक समान मानकीय और अव्यवस्थित होती है। व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह अव्यवस्थित होती है। एक समान मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमक के अनुसार होती है। व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रम के अनुसार होती है। तो हमें बताना है बाल विकास की गति किस प्रकार की होती है। चलिए इसके बारे में पहले समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गति की बात हो रही है और बाल विकास की बात हो रही है। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे आप कि एक छोटा बच्चा है जो इन्फेंट चाइल्ड है, नवजात बच्चा है। तो सबसे पहले वह क्या करता है, अपने हाथों को धीरे धीरे हिलाना सीखता है, पैरों को हिलाता है, हाथ पैर चलाने सीखता है। लेट कर ही वह खेलता है, क्रियाएं जो करता है लेट कर ही करता है। धीरे धीरे क्या करता है, वह अपनी गर्दन उठाना सीखता है और फिर जैसे 5 से 6 महीने का हो जाता है तो वो बैठना सीखता है। और उसके बाद क्या करता है, जैसे वो 8-9 महीने का होता है तो खड़ा होकर धीरे धीरे चीज़ों को पकड़कर चलना शुरू करता है। और उसके बाद जो है क्या करता है, वो अपने हाथों और पैरों का बैलेंस बनाते हुए खुद से चलने लगता है और फिर धीरे धीरे दौड़ना भी सीख जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है बच्चे में किस प्रकार की गति होती है, उनका विकास किस प्रकार होता है। तो आपने देखा होगा कि सभी बच्चे जो हैं समान गति को फॉलो नहीं करते हैं। कुछ बच्चों में चीज़ें लेट होती हैं, कुछ में जल्दी हो जाती हैं। कोई बच्चा 5 महीने का बैठना सीखता है, कोई 6 महीने का बैठना सीख जाता है। ऐसे ही चलने के लिए भी है, कोई बच्चा 11 महीने का चलना शुरू कर देता है, कोई 13 महीने का चलना शुरू करता है। तो इनमें जो भिन्नताएं होती हैं वो व्यक्तिगत होती हैं, वो अलग अलग होती हैं और कुछ हद तक क्या होती हैं, सुनियोजित होती हैं। हम सभी में समान होता है, कुछ हद तक समान होता है। जैसे मान लीजिए सब बच्चे क्या करते हैं, शुरू में अपने हाथों पैरों को चलाना शुरू करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो जन्म लिए हुए बच्चे हैं, जो पैदा हुए बच्चे हैं, वो शुरू से ही उठकर भागना शुरू कर देंगे या दौड़ना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। उनमें जो क्रम है वो थोड़ा सुनियोजित है और क्रमानुसार है चीज़ें। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ सबसे सुटेबल ऑप्शन जो हमें मिलता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और बच्चा जो है कुछ हद तक सुनियोजित और क्रम के अनुसार अपने विकास की गति को प्राप्त करता है। चलिए आ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में बात की जा रही है किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों की स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय के सूक्ष्म गति कार्य के। कौन सी ऐसी उम्र होती है बच्चों की जिसमें बच्चों की क्या होती हैं, बड़ी बड़ी जो मांसपेशियां हैं, स्थूल गति के जो कार्य हैं वो बच्चे कर पाते हैं, सूक्ष्म गति कौशल वह नहीं कर पाते हैं। तो ये कौन सी अवस्था होती है, शैशव अवस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है या माध्यमिक बाल्यावस्था है। प्रारंभिक बाल्यावस्था आप इसको नहीं कहेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो एज होती है वह 3 से कितने वर्ष की हो जाती है, 3 से 6 वर्ष के अंतर्गत आती है। माध्यमिक बाल्यावस्था भी आप इसको नहीं कहेंगे। किशोर अवस्था भी ये नहीं रहेगी। किशोर अवस्था में बच्चा बड़ा हो जाता है और माध्यमिक बाल्यावस्था में भी बच्चा बड़ा हो जाता है। यहाँ पर जो बात होगी वो होगी 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है तो वह क्या करता है, अपने हाथ पैर चला सकता है, दौड़ सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है, पर वह पेंसिल नहीं पकड़ सकता, पेंसिल से लिख नहीं सकता है। ये जो कार्य होते हैं, पेंसिल से लिखना, उंगलियों से कुछ चीज़ें पकड़ना, बारीक चीज़ें करना, तो वो होते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। पर जैसे दौड़ना भागना ये कैसे होते हैं, ये स्थूल गतिक कौशल होते हैं। मतलब बड़ी पेशियाँ इसमें कार्य करती हैं। तो वो कार्य तो बच्चे कर सकते हैं, पर जो सूक्ष्म गतिक कौशल हैं जैसे कि वह पेंसिल से लिखने वाले कार्य की मैं बात कर रही हूँ वो नहीं कर सकते हैं। तो ये अवस्था होती है शैशव अवस्था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। यहाँ पर दिया है वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखते हैं क्या कहलाती है। बात हो रही है किसकी, युवा पीढ़ी की। और जो रोजमर्रा की ज़िंदगी होती है, जो उनके दैनिक कार्य होते हैं, तो उसमें वह क्या करते हैं, समाज में अंतःक्रिया करते हैं और उनसे सीखते हैं। तो वह क्या कहलाती है हमें बताना है। तो यहाँ पर सृजनात्मकता नहीं होगी, सृजनता नहीं होगी, क्योंकि कोई नया कार्य वे खुद से नहीं कर रहे हैं, संवर्धन भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है समाजीकरण और स्थगित अनुकरण। तो यहाँ पर स्थगित अनुकरण भी नहीं है, किसी को देखकर सीख नहीं रहे हैं। कोई चीज़ ऐसा नहीं कि किसी का फॉलो करे जा रहे हैं, ये जैसा कि सामने वाले ने कार्य किया सेम से सेम उसको कॉपी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बात हो रही है समाज में अंतःक्रिया की, तो ये होता है समाजीकरण का उदाहरण।
समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान ही क्या करता है बच्चा, समाज में अंतःक्रिया करता है और सामाजिक प्रक्रियाओं से सीखता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों को समन्वय करके दुनिया की खोज करता है या करती है। तो यहाँ पर बात हो रही है एक बच्चे की जो क्या करता है, अपनी क्रियाओं को, अपनी संवेदी अनुभवों को जोड़कर उनका समन्वय कर कर दुनिया की खोज करता है। तो ये सबसे चीज़ें जो होती हैं सबसे पहली अवस्था में होती हैं और कब होती हैं, तो चलिए आप इसको देख लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होंगी, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहले तो इन अवस्थाओं की जो एज होती है आप उसको जान लेंगे। संवेदी चालक अवस्था की एज होती है 0 से 2 वर्ष, ठीक है। उसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक, तो जो पूर्व संक्रियात्मक होती है 2 से 7 वर्ष की होती है। उसके पश्चात आती है मूर्त संक्रियात्मक, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, तो ये होती है 7 से 11 वर्ष की आयु। उसके बाद आ जाते हैं हम अमूर्त संक्रियात्मक या किशोर अवस्था बोल सकते हैं आप इसको, तो ये 11 से 13 भी बोल सकते हैं और कहीं कहीं 11 से 15 भी दी होती है, तो आप इसको 15 भी बोल सकते हैं, ठीक है। या किशोर अवस्था आप इसको बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो बात हो रही है किसकी, संवेदी अनुभव। संवेदी अनुभव अर्थात नाम से ही क्लियर है, जिसमें संवेदी चालक अवस्थाएं कार्य करती हैं, जिसमें हमारे सेंसर्स काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बच्चा अपने प्रारंभिक क्या सीखता है, अपने सेंसर से ही सीखता है। अपनी आँखों से जो चीज़ देखता है उसको समझता है, छूकर चीज़ों को महसूस करता है कि ये गर्म है या ठंडी है। अपने माता पिता का अनुकरण करके सीखता है, चीज़ों को टेस्ट करके उसको पता लगता है कि ये चीज़ें कैसी हैं, टेस्ट में कुछ खट्टी हैं या मीठी हैं। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग बच्चा अपनी सबसे प्रारंभिक अवस्थाओं से ही शुरू कर देता है और उनके अनुभवों का समन्वय करके जो उससे अनुभव प्राप्त होते हैं इन सब चीज़ों से वो दुनिया की खोज करता है। अर्थात खोज करने का मतलब ये नहीं है कि वो एक नया वर्ड खोजने के लिए चला गया है, ऐसा कुछ नहीं है। खोज करने का मतलब ये है कि वो खुद को भी उस दुनिया में समायोजित कर लेता है। वो जान लेता है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ये चीज़ हॉट है, इसको छूते हैं तो हैंड जल जाते हैं, तो वो चीज़ें वो हमेशा याद रखते हैं। अर्थात खुद को भी दुनिया में समायोजित कर लेते हैं, अपने समन्वय, इसको बोला जा रहा है कि समन्वय से खोज कर लेते हैं। अर्थात जो मैं बात यहाँ पर कह रही हूँ वो क्लियर हो जाती है। तो ये अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष की होती है, इसमें ही बच्चा ये सब चीज़ें जो है शुरू कर देता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। इसी तरह का क्वेश्चन है, रिया कार को सजीव मानती है। वह मानती है कि कार भी चल रही है क्योंकि वह चलती है। क्या प्रदर्शित करता है, यह क्या प्रदर्शित कर रहा है हमें बताना है। तो जो ये प्रदर्शित कर रहा है तो वो बताते हैं क्या, कि वह सोच रही है कार भी ऐसे चलती है जैसे इंसान चलता है, तो इंसान के अंदर भी जीवन है तो वो सजीव है, ऐसे ही कार भी सजीव है क्योंकि वह चल रही है। तो ये कौन सी सोच है, उस बच्ची के अंदर किस तरह की सोच है। केंद्रीयता नहीं है, अपरिवर्तित सोच भी नहीं है, क्रमबद्धता भी यहाँ पर नहीं है। उसके अंदर जो ये सोच है ये आती है जीववादी सोच के अंतर्गत, इसको बोलेंगे जीववादी। वह अर्थात क्या मानती है कि कार के अंदर भी जीवन है, अर्थात वह सजीव है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है। तो यहाँ पर क्या विशेषता होती है हमें बतानी है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखते हैं, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की उनके अंदर चाहत होती है, यह महसूस करना कि अपने लिए कानून और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है, यह विश्वास करना कि व्यक्तियों का सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने की बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर यहाँ पर क्या है। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो नैतिक विकास के अंतिम चरण की जा रही है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो अंतिम चरण में जो बात की गई है कोहल वर्ग के, तो वह की गई है कि वह यह विश्वास करता है क्या, कि व्यक्तियों को सामाजिक जो कानून है उन पर आंख बंद करके पालन नहीं करना है, उनका क्या करना है, उसको परीक्षण भी करना चाहिए। तो यहाँ पर जो डी पॉइंट है ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बात की जा रही है, लेब वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चे को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुँचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है तब वह किस संरचना का प्रयोग कर रहा है। अर्थात क्या है, यहाँ पर कोई बच्चा है और वह कोई समस्या को सोल्व कर रहा है, उसका समाधान खोज रहा है और वह उसको नहीं कर पा रहा है। तो एक टीचर होने के नाते टीचर क्या करता है, उसको कुछ निर्देश देता है, कुछ इशारे करता है, कुछ उसकी सहायता करता है, जो आवश्यक सहायता है वो उसको दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्रयोग कर रहा है किसका कर रहा है, कोई अनुबंधन नहीं है, कोई अनुकरण भी नहीं है और ना ही कोई अनुकूलन हो रहा है। यहाँ पर वह कर रहा है क्या, वह उसको पाठ दे रहा है
इसको पाड़ बोला जाता है और स्कैप फोल्डिंग भी बोला जाता है। अगर टीचर बच्चे की हेल्प कर रहा है, उसको कुछ इशारे कर रहा है, कुछ उसको मदद कर रहा है, तो ये पाड़ के अंतर्गत आता है। और जो लैब बाय गोस्ट की हैं, इनका जो ये क्वेश्चन है बार बार पेपर में रिपीट होता है और इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है लैब बाय गोस्की ने प्रतिपादित किया कि विकास। मैं यहाँ पर गैसिंग पेपर लेके आई हूँ और ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यहाँ से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको 100% पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। और इस बार ऑफलाइन मोड रहेगा तो आप देखेंगे कि पेपर सेम पैटर्न फॉलो करता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सीखने के लिए पर्याय है, सीखने से स्वतंत्र रूप से होता है पर सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। तो जो लैब वाइगोत्स्की ने है उन्होंने कहा है कि विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है, विकास समाज से जुड़कर ही संभव हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है। तो बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप यहाँ पर कौन सा नहीं है, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। यहाँ पर बाल केंद्रित है तो अर्थात बच्चे जो हैं सक्रिय रूप से होकर सीख नहीं रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा है, बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है, तो हमें निगेटिव पॉइंट ध्यान रखना है। अक्सर बच्चे इसको लेकर क्वेश्चन पेपर में गलत कराते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना, तो ये पॉजिटिव है इसलिए आंसर नहीं होगा। भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्ति कर पाए, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है इसलिए आंसर नहीं। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें निगेटिव देखना है। विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना, ये जो पॉइंट है ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्योंकि बात हो रही है निष्क्रिय की, तो बच्चों को निष्क्रिय नहीं बनाना है और यहाँ पर बनाने की बात हो रही है कि बच्चों को निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना है। तो ये जो पॉइंट है ये निगेटिव है और ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बात की जा रही है जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानियाँ सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें अधिक मात्रा में होती है। तो उनमें कौन सी बुद्धि जो है अधिक मात्रा में होती है, ये बात यहाँ पर की जा रही है। और बुद्धि का जो बहुबुद्धि सिद्धांत था वो किसने दिया था, वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। आप इसको ध्यान रखेंगे, इसके भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यहाँ पर दे रखा है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, तो यहाँ पर गणितीय बुद्धिमत्ता की बात नहीं की जा रही है। अंतः व्यक्तिक बुद्धिमत्ता नहीं, किसी की भावनाओं को नहीं समझा जा रहा। और संगीत में बुद्धि नहीं, क्योंकि संगीत की कोई बात यहाँ पर नहीं हो रही है, कोई संगीत के कौशल की बात यहाँ नहीं है। यहाँ जो बात हो रही है वो भाषाई बुद्धिमत्ता की हो रही है, अर्थात वह संप्रेषण करने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए इसके अंदर कौन सी बुद्धि की क्वालिटी पाई जाती है, ये भाषाई बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है किसने प्रतिपादित किया कि भाषा का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भाषा जो है बच्चे के ज्ञान पर, संज्ञानात्मक ज्ञान पर और उसके विकास पर प्रभाव डालती है। तो ये बात किसने की थी, लैब वाइगोत्स्की, B.F. स्किनर, हार्वर्ड गार्डनर या पियाजे। तो ये बात की थी लैब वाइगोत्स्की जी ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। जब भी बात संज्ञानात्मक विकास पर आती है तो ये बात आप लैब वाइगोत्स्की जी के लिए करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है। तो कौन सी प्रभावशाली है, देख लेते हैं। शिक्षिका को कक्षा में जेंडर संबंधी मुद्दों को क्या करना चाहिए, नकारना व नज़रअंदाज करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों में बराबर देनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पर सही है। जो गतिविधि कक्षा में हो रही है लड़के और लड़कियों में समान रूप से उसको वितरित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ कार्य वो केवल लड़कों को दे, कुछ लड़कियों को दे, दोनों में समान रूप से वितरित करेगी। तो ये जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको चुनौती देगा, अर्थात उसको सरे से नकारने वाली बात ये हो जाएगी यहाँ पर। तो जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। चलिए सी भी देख लेते हैं। शिक्षिका को शारीरिक कार्य जैसे मेज को लगाना लड़कों को और हल्के कार्य जैसे बुलेटिन बोर्ड को सजाना लड़कियों को देने चाहिए। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। चलिए ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं। डी में कहा जा रहा है शिक्षिका को लड़कों से गणित व विज्ञान में ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पर बात गलत है कि लड़कियों से ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी था वो करेक्ट है। यहाँ पर बी वाला जो आंसर है राइट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 में है, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे। बच्चे कैसे हैं? विविध प्रकार के बच्चे हैं, विविध तरह के बच्चे हैं। कोई पिछड़े वर्ग से है, कोई सामान्य वर्ग से है। कुछ बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चे जल्दी नहीं सीखते हैं। कुछ बच्चों में क्या है, कोई आवश्यकताएं हैं, कुछ विकार हैं। तो ये बात सभी बच्चों के लिए हो रही है। तो उसमें टीचर को क्या करना चाहिए? वे ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें कक्षा में बच्चों की संस्कृति और भाषा को शामिल कर सकें, सभी बच्चों की संस्कृति और भाषा को शामिल कर सकें। तो ये चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव है। बी ऑप्शन में देखते हैं, रूढ़ियों और पूर्वग्रहों को बढ़ावा दे। तो जो पूर्वाग्रह हैं उनको बढ़ावा नहीं देना है। बच्चों में मानक आधारित परीक्षण के लिए कठोर संरचनाएं भी यहाँ पर नहीं बनानी है। योग्यता के आधार पर अलग संकाय भी नहीं बनाने हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो हमें मिल गया है, जो ऑप्शन नंबर ए है, केवल यही करेक्ट है। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, शिक्षक समूह चर्चा के दौरान एक शिक्षिका बच्चों से अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है। इस चर्चा के माध्यम से शिक्षिका का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है? यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो किसको बढ़ावा देना है बताना है। कार्यविधि को बढ़ावा नहीं दे रही है, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा जरूर दे रही है, अबसारी चिंतन भी नहीं, और रट कर स्मरण भी यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। वो क्या चाह रही है? बच्चे आलोचनात्मक चिंतन करें, एक दूसरे से बातें करें, अपनी चर्चाओं को रखें, एक दूसरे से पहलुओं को डिस्कस करें, शेयर करें। तो ये चिंतन जो होता है ये आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में दिया है, आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर बात हो रही है सामाजिक और रचनात्मकता की। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर जो सहयोगी परियोजनाएं हैं ये पॉजिटिव है, और यहाँ पूछा है नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं बी ऑप्शन पर। बी में दिया है मानकीकृत परीक्षण। तो मानकीकृत परीक्षण जो है वो रचनात्मक कक्षा का पार्ट नहीं होते हैं, रचनात्मक कक्षा में उसका यूज़ नहीं होता है। तो ये निगेटिव है और हमें निगेटिव ही देखना था, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। सहकर्मी मूल्यांकन ये रचनात्मक कक्षा का उदाहरण है। कक्षा अवलोकन ये भी रचनात्मक कक्षा में ही उपयोग किया जाता है, तो ये रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है, क्योंकि हमें नेगेटिव वाला आंसर ढूंढना था। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 16 में क्या है। 16 में बात की जा रही है समावेशी कक्षा का दर्शन। समावेशी कक्षा कैसी होती है, उसका दर्शन कैसा होता है ये बताना है। उसमें किस तरह के दृश्य देखे जाते हैं। बहिष्करण के सभी आचरण को प्रोत्साहित करते हैं। का आधार विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक स्कूलों में शिक्षित करना है। केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित है जो दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित हैं। तो ऐसा नहीं है, समावेशी कक्षा में केवल दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित बच्चे नहीं होते, और बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर अलग स्कूलों में भी नहीं भेजा जाता है। बहिष्करण के सभी चरणों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है? अपवर्जन की सभी नीतियों व आचरण को चुनौती देता है। क्या करता है? अगर बच्चों को किसी गलत बात के लिए उकसाया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है, या ऐसा हो रहा है कि कुछ बच्चों को बोला जा रहा है कि आप अलग जगह जाकर शिक्षा लीजिए, तो ऐसा नहीं है। समावेशी कक्षा में सभी बच्चों को साथ में समायोजित करके ही शिक्षा देने का प्रावधान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यही बोला गया है। यहाँ पर क्या होता है, समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चा हो, श्रवण बाधित बच्चा हो, या योग्यता के आधार पर कमज़ोर बच्चे हों, तो उनको क्या किया जाता है? सभी को साथ में शिक्षा दी जाती है। यही समावेशी कक्षा का और समावेशी शिक्षा का उदाहरण है। तो यहाँ पर उन चुनौतियों को, उन आचरणों को चुनौतियाँ दी जाती हैं जो अपवर्जन की ओर दिखाते हैं, दर्शाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। बात की जा रही है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं। सब साथ में खाना पकाते, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी ज़मीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को ज़मीन पर पटकते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। यह राज्य कौन सा है? तो ये किस राज्य की विशेषता है हमें बतानी है। चलिए उसके नृत्य के बारे में बात की जा रही है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके। फसल कटने पर इस तरह के जो नृत्य किए जाते हैं वो किस राज्य में? मिजोरम है, झारखंड है, असम है, या छत्तीसगढ़ है। असम का नृत्य होता है बिहू, जो आपको पता ही होगा। ये असम का नृत्य नहीं है, ये मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम में इस तरह का नृत्य फसल पकने पर किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर।
यहाँ पर बात की जा रही है खेड़जी वृक्ष के बारे में। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो खेड़जी का एक वृक्ष होता है, उसके बारे में बात की जा रही है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। तो ये चीज़ रेगिस्तान में पाया जा रहा है तो पानी की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए पॉजिटिव है। और यह रेगिस्तान में पाया जाता है, ये बात भी एकदम सत्य है। इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता, तो ये बात भी सत्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर दिया हुआ है इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतले पाइप की सहायता से पीते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये खेड़जी का वृक्ष नहीं होता, ये ओक का वृक्ष होता है। ये ओक के वृक्ष की विशेषता होती है, खेड़जी के वृक्ष की नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये रॉन्ग है। ई में दिया है यह छायादार वृक्ष नहीं है। यह छायादार वृक्ष है और रेगिस्तान में जो पाया जाता है तो वहाँ पर इसकी छाया बहुत होती है, इसीलिए उपयोग में आता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हमें जो ऑप्शन करेक्ट मिले हैं वो है हमारा ए, बी और सी। चलिए राइट आंसर पर आते हैं अपने, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है राइट में। ऑप्शन नंबर ए में ही दिए हैं तीनों ऑप्शन, ए बी सी जो है ये करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है आप उसको कट कर देंगे। चलिए आ जाते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। तो जो पेट्रोलियम के उत्पाद होते हैं उनको आपको चुनना है। यहाँ पर दे रखा है, यहाँ दिया हुआ है मोम, कोलतार, ग्रीस, पेंट, प्लास्टिक, रेयान, एलपीजी, कोलतार, एथेनॉल, केरोसिन, डीजल और मेथेन। तो केरोसिन, डीजल जो हैं ये पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, पर मेथेन नहीं है। एलपीजी, कोलतार, एथेनॉल नहीं है। एलपीजी कोलतार है तो एथेनॉल नहीं होगा इसमें, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। पेंट, प्लास्टिक, रेयान नहीं। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हो जाएगा एकदम राइट, करेक्ट हो जाएगा। मोम, कोलतार और जो ग्रीस होते हैं ये पेट्रोलियम के उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। जब पेट्रोलियम का शोधन होता है तब ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। चलिए इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिए और सीटेट की अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर मैं 500 प्लस क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। ये गैसिंग क्वेश्चन है जो पेपर में आने के 100% चांस हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज़ देखिए। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा।